जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएँ कि आवाज़ क्लियर है? आप सबको आवाज़ आ रही है? ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। अच्छा जी, गोल्ड का सेटअप जो मैंने बताया था वो तो मिस हो गया। ख़ैर चला तो बचा है, लेकिन हमारी एंट्री वो नहीं हुई थी, एक्टिव नहीं हुई थी 90 के आस-पास से कहीं से भी। ख़ैर वही रेंज है अभी, और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है अभी 12 मिनट में। इंटरेस्ट रेट तो एज़ एक्सपेक्टेड के इंक्रीज़ ना हो शायद, लेकिन वो कोई हॉकिश कमेंट्स दे सकते हैं, हॉकिश कमेंट्स की वजह से मार्केट बेरिश हो सकती है। अर्शद जावेद वालेकुम सलाम। ओके जी सर, अभी क्या प्रेडिक्शन? अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये जस्ट बस कह लें कि गपशप के लिए लाइव की है। इसमें अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, जब तक कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, कोई कमेंट्स नहीं आ जाते, कोई क्लैरिटी नहीं हो जाती, तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है अभी। ये ऊपर आ सकता है क्या? अभी ऊपर अभी कोई पता नहीं है इसमें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो इंक्रीज नहीं होगा, तो ये थोड़ी बाय की मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि वो इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कमेंट्स हैं उनके। तो फिर पता चलेगा कि किस साइड इसने जाना है। अच्छा, कह रहे हैं भाई 1930 से बाय है, क्लोज कर दूं क्या? 1976 से बाय क्लोज कर लो एग्जैक्टली। इस टाइम आपकी ट्रेड होल्ड नहीं होनी चाहिए। नथिंग राइट नाउ, बाय और सेल नथिंग राइट नाउ। अभी कोई ना बाय करना है ना सेल करना है, अभी जस्ट वेट करना है, न्यूज़ देखेंगे। कह रहे हैं मिस का तो रोज का हुआ। हाँ, ऐसा ही है। यार ये तो मार्केट का हिस्सा है, एंट्रीज मिस हो ही जाती हैं। ऐसे किसी ने वैसे ही ली थी, मेरी तो एंट्री एक्टिव नहीं हुई, किसी दोस्त ने ली थी कि नहीं? आप में से किसी ने? सर अभी का मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक वही है, 1971.9 का स्ट्रक्चर लो है 15 मिनट में, 5 मिनट में, और स्ट्रक्चर लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। स्ट्रक्चर इस टाइम तो अभी तक बुलिश है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आपके पास 11 बजे जो डेटा आएगा वो होगा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। इंटरेस्ट रेट आई थिंक सो इंक्रीज नहीं होने लगा, तो पहले मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश मूव देगी। आफ्टर दैट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पर हम इकट्ठे सुनेंगे, देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। रेट हाइक नहीं करेगा बट हॉकिश एफओएमसी, एग्जैक्टली यही बात है। रेट वोंट बी कट एंड सेम रेट कैन स्टे लॉन्ग, गोल्ड कैन टच 1953, एग्जैक्टली रेट गोल्ड कैन टच 1953, व्हाई नॉट? डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो हमें जो लेवल नेक्स्ट दिखाई देगा 1953, एंड आफ्टर दैट 1945 के लेवल्स हैं। यस, इट कैन टच। और 4 घंटे में तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना चुका है ना। देखिए, इसका हाई भी स्वीप हुआ, लो के नीचे क्लोजिंग भी आई, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे 4 घंटे का बन ही चुका है। इसको अगर बॉडी टू बॉडी लेके चलें तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 1994 पे एक सेल था, उसको 1987 पे लॉस में निकाला, और फिर मार्केट नीचे। आपको 84 से सेल था, आपने 87 पे निकाला, गलत किया। सिर्फ सेल करेंगे, यस 2009 से नीचे अभी तक सेल करेंगे। शब्द के क्या हैं, बेरिश और बुलिश राइट नो? अभी तो कुछ भी नहीं है वैसे, ओवरऑल बेरिश ही है। तो जो मीटिंग होगी, मीटिंग के हम कमेंट्स सुनेंगे उनके, वो क्या कहते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट में डिसाइड होगा कि नेक्स्ट मार्केट क्या करती है। ओवरऑल बेरिश ही दिखाई दे रही है। जब तक हम दूसरे पेयर्स को भी देख लेते हैं। सिल्वर भी बेरिश है। क्रूड ऑयल वहीं से वापस आ गया नीचे, जो लेवल मार्क किया था उसको इसने ब्रेक नहीं किया। अच्छा जी, नेस्डैक अभी मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ वो जा सकता है 650 और 750 के आसपास, वहां से सेल हो गई। पाउंड में भी वो मूव रिवर्स हो गई, यूरो में भी रिवर्स हो गई। 10 ईयर यील्ड्स बुलिश है। अगर 4 घंटे का चार्ट देखें ना, अभी ये बुलिश है, यहाँ से इनमें एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, और फिर गोल्ड डाउन हो सकता है। इसी तरह से डॉलर इंडेक्स भी बुलिश ही दिखाई दे रहा है। ओके, इस टाइम ट्रेड मत कीजिएगा, ट्रेडिंग का टाइम नहीं है ये। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज हमने लाइव स्ट्रीम की है, कि इसको देख लिया जाए। अच्छा, दिवाली आ रहा है, दिवाली से पहले गोल्ड लास्ट 20 साल से ऊपर जाता है। ओके,
सर लास्ट एफएमसी की ट्रेड्स का रिप्ले कर सकती हैं को रिप्ले कर सकती हैं। लास्ट एफओएमसी की ट्रेड्स को रिप्ले कर सकते हैं। कौन सी लास्ट एफओएमसी की ट्रेड्स? मैंने तो कोई ट्रेड नहीं किया एफओएमसी की। अच्छा सर, एक 1986 पे बाय है, निकल जाएगा क्या? देखें 11 पीएम पे जो डाटा है ना, उम्मीद है कि उस पे आपकी जो 86 की बाय निकल जाएगी, ठीक है। अगर उस पे नहीं निकलती तो मीटिंग से पहले पहले आपको अपनी ट्रेड को कवर करना पड़ेगा। मीटिंग पे कुछ भी हो सकता है। हाउ मच प्रॉफिट यू मेड टिल नाउ? अली सोहानी, आई डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट राइट नाउ। In morning trade I made almost 2% of my account, but evening trade वो missed by me, जो कि 1990 से मैं सेल करना चाह रहा था और मैं लिमिट लगा के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा टच हो जाएगी, बट फिर देखा तो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी थी और लिमिट एक्टिव नहीं हुई। ट्रेड्स नहीं, चार्ट्स हो, यस चार्ट हो सकता है रिपीट। हाँ अरिंदम अरिंदम के वेट करें, देखें उसके बाद मीटिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे। सेल वैसे 650 से 750 का ही है सेल का। सर एफएमसी के बाद ट्रेड होगी, हम इस वक्त का वेट कर रहे हैं। एफएमसी के बाद लाजमी नहीं कि ट्रेड हो। सर अच्छा, गोल्ड ने लंदन और एशिया की लिक्विडिटी ले ली है कि ये ऊपर जा सकता है? ऊपर अभी तो नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं है ऊपर जाना। अगर लंदन और एशिया की लिक्विडिटी की अगर बात करते हैं ना, देखिए आपका डेली बायस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आपका डेली बायस बेरिश था तो यहाँ पे लंदन हाई और एशिया हाई लेके ये नीचे आया है, तो डेली बायस बेरिश था तो यहाँ पे आपकी सेल बन चुकी थी। अब ये अगर ये नीचे आप इसने नीचे तो आना था ना, क्योंकि सेल जो है तो नीचे तो आएगा। आप नीचे आके अगर ये लो स्वीप करे तो आपने अब यहाँ से बोले, ऐसा नहीं होता कि हाई स्वीप करे फिर डाउन फिर लो स्वीप करे फिर आप, ऐसा तो नहीं होगा ना। डेली बायस आपका क्लियर होना चाहिए। हमारा डेली बायस बेरिश था, इस वजह से हम इसको थोड़ा ऊपर जाके फिर सेल में देख रहे थे। इसने दोनों हाइस क्लियर किया, उसके बाद सेल में आ गया। वालेकुम सलाम हफीज साहब। अच्छा सर, 30 पिप्स की मूव अप डाउन हो सकती है? सर 30 पिप्स की मूव, 30 पिप्स तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा मूव होगी। सर फंडेड नेक्स्ट फॉर लार्ज साइज अकाउंट 50K 100K वाले, इज फंडेड नेक्स्ट गुड फॉर फंडेड नेक्स्ट? आई डोंट नो अबाउट एनी प्लेटफॉर्म, आई डोंट रिकमेंड एनी। आपकी मर्जी है, आप देखें उनके रिव्यू, उनकी वेबसाइट जाके वहाँ पे कंपेयर करें, उनको जाके देखें। वैसे कुछ ही से बेहतर फर्म्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ। सर इसको 15 मिनट में 2 टाइम रिजेक्शन मिला है तो क्या बाय जा सकता है? इस टाइम कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं है। अब मार्केट देखें, जिस टाइम मीटिंग होगी तो आप देखेंगे कि जो वो बोल रहे होंगे और मार्केट उस हिसाब से ऊपर नीचे वही होगी। वालेकुम सलाम एहसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभिषेक कुमार सिंह, हेलो सर, व्हाट टू डू? नो नथिंग टू डू, जस्ट वॉच एंड वेट। एवरी टाइम इज नॉट द एक्शन टाइम। 30 पॉइंट्स मीन $30, यस $30 मीन्स 300 पिप्स। 300 पिप्स बहुत ज़्यादा मूव है, इतनी नहीं होगी आई थिंक। हम हफीज साहब कह रहे हैं कि फंडेड नेक्स्ट से वो विड्रॉल ले चुके हैं। ओके जी, कंफर्म कर दें इन्होंने, आप इनसे देखें, डिटेल ले सकते हैं अगर कोई फंडेड नेक्स्ट में काम करना चाहता है तो। हफीज साहब विड्रॉल ले चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्राइस एक्शंस वर्क्स इन फॉरेक्स? सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मूविंग एवरेजेस अली सुहानी, आई वर्क ऑन एसएमसी कॉन्सेप्ट्स लाइक मार्केट स्ट्रक्चर एंड फेयर वैल्यू गैप सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्स। तो हर तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, आपका देखें जिस पे आपको कह लें कि परफेक्शन हो, जो आपके हिसाब से आपके मुताबिक काम करता है वो कॉन्सेप्ट ठीक है। मोहम्मद रफ़ी, वालेकुम सलाम। जहाँ ज़ेब कह रहे हैं कि साकी भाई देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाट, वेलकम, थैंक यू सो मच अली स्वानी। सो ऑयल बाय में जाएगा, अपनी रेजिस्टेंस पर आ गया? नहीं, ऑयल अभी बाय में नहीं जाएगा। 3 मिनट लेफ्ट, एग्जैक्टली 3 मिनट्स लेफ्ट। देखिए आपकी ट्रेड्स जो है होल्ड नहीं होनी चाहिए, अपनी ट्रेड्स को मैनेज कीजिएगा। वैसे अभी अगर रेट मतलब के पॉज होता है, अभी तो 11 बजे तो रेट की न्यूज़ है ना, उसके बाद ही आपका मीटिंग है आधे घंटे बाद, तो अभी तो शायद अगर रेट पॉज होता थोड़ी हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। आफ्टर दैट जब वो होगा आपका डिसीजन, सॉरी मीटिंग होगी, तो मीटिंग में फिर उनके कमेंट्स पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट क्या करना चाहती है।
सर क्या आज की न्यूज़ के बाद हम गोल्ड को न्यू ऑल टाइम हाई की उम्मीद कर सकते हैं इस वीक में, अगर बाय का सेंटीमेंट बन गया मार्केट का? तो अभी तक तो ऐसा नहीं लगा कि बाय का सेंटीमेंट बनेगा। अभी तक तो यही है कि अभी इसको रिट्रेसमेंट लेनी है, थोड़ा नीचे जाना है, क्योंकि जो यूएस है वो अपने ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं कर रहा, बट उसको लॉन्गर फॉर द हायर वाली बात है। मी आसिफ, वालेकुम सलाम। हफीज़ है इंस्टा आईडी, वी कैन चैट देगा। हफीज़ साहब कॉन्टेक्ट कर लें इनसे, इनको गाइड कर दें, एक दूसरे को गाइड भी किया करें जी। जैनब इन्फॉर्मेशन, वालेकुम सलाम जी। इधर भट्ट साहब अभी कोई सीन नहीं है, कितना पिप दे सकता है गोल्ड में? अच्छा जी, एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है जैन भट्ट साहब, बट ये जो फंडामेंटल इवेंट है, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल इवेंट है, इस पे टेक्निकल्स को भूल जाएगा है। सर यू आर टीचिंग एंड ट्रेडिंग स्टाइल लाइक आई सी ट्रेडर, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा जी, 1 मिनट रह गया है चार्ट्स डेटा की तरफ देखते हैं और फिर चार्ट्स को देखते हैं। जस्ट अ मिनट फ्रॉम, जस्ट 1 मिनट रह गया है। 31 सेकेंड्स लेफ्ट। जी, रेट हाइक ना भी करें, अगर कोई हॉकिश कमेंट देंगे तो भी गोल्ड नीचे आ सकता है। लाजमी नहीं है कि रेट हाइक की वजह से ही आए, लास्ट टाइम भी रेट हाइक नहीं हुआ था लेकिन गोल्ड बेरिश हो गया था। नहीं, ये ट्रेड का टाइम नहीं है, ट्रेड करने के लिए नहीं आए हुए हम अभी। अच्छा जी, 5 सेकेंड्स लेफ्ट ओनली, नथिंग नाउ। अभी तक डेटा शो तो नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने पहले बुलिश मूव किया, इसका मतलब रेट पॉजिटिव हुआ है फिलहाल तो। 5.5 ही है रेट। लेट मी चेक, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन असल मूव जो है वो आपकी आएगी मीटिंग पे। मीटिंग क्या करती है? जी, 5.5 ही है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुआ। नहीं, अभी कुछ भी ना करें, देखें जब मीटिंग होगी ना, तो इस तरह से ऐसे ऐसी मूव्स आएंगी। मीटिंग पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी सेल बाय मैं ट्रेड देने नहीं आया इस टाइम, मैं ट्रेड बताने नहीं आया, सॉरी। अच्छा, एच4 पे क्या हेड एंड शोल्डर बन रहा है? एच4 पे हेड एंड शोल्डर, यस बन सकता है आपका हेड एंड शोल्डर। ये देखें, ये हेड, ये शोल्डर, ब्रेकआउट, दिस इज एंड दिस, इस तरह से कुछ बन सकता है एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं, अभी मूव जो होगी वो मीटिंग पे होगी, मीटिंग को बैठ के इकट्ठे सुनेंगे। बाकी पेयर्स को देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनमें। सिल्वर में भी छोटी सी मूव आई है, क्रूड ऑयल में भी छोटी सी ही मूव आई है, नेस्डैक भी पेश हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा मीटिंग का। मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। नईम, वालेकुम सलाम। सर जी ट्रेड भी बता दें। शेख यूसुफ, इस टाइम ये ट्रेड का टाइम नहीं है, ट्रेड करने नहीं आए हुए हम, बस वैसे ही एनालिसिस करने आए हुए हैं। अच्छा, इज न्यूयॉर्क सेशन गुड फॉर योर यूएसडी? एग्जैक्टली, योर न्यूयॉर्क सेशन भी अच्छा है और इसके लिए फिर आपका लंदन सेशन भी अच्छा है, क्योंकि दोनों सेशन यूरो के लिए वोलेटाइल सेशन होते हैं। आप देखें कोई यूरो का जर्मनी सेशन चल रहा होता है 12 के बाद, और उधर से यूएसडी का सेशन 5 बजे के बाद ओपन हो जाता है, तो बहुत अच्छे सेशन हैं यूरो यूएसडी के लिए। सेल लिया था क्या किसी ने, जो अभी न्यूयॉर्क में हमने मार्क किया था, सेल किसी ने लिया था? ये डेली
बाइज और डेली सेल्स क्या होता है? डेली बाइज नहीं, बाइस होता है यानी कि आपका डेली का एनालिसिस किस साइड पे, डेली की डायरेक्शन को किस साइड पे देख रहे हैं। बाइस का मतलब होता है डेली की डायरेक्शन, आपका डेली में आपकी सोच क्या है, किस तरफ मार्केट जा सकती है। क्योंकि आप पहले पहले डिसाइड करते हैं कि मार्केट में आप किस साइड पे मार्केट को जाता हुआ देख रहे हैं। जिस साइड पे आप मार्केट को जाता हुआ देखते हैं फिर उसी साइड पे आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे प्ले नहीं करना होता। मैं क्रिप्टो के 91 से सेल किया था, गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्डर हमारा तो एक्टिव नहीं हुआ था, किसी ने वैसे ही सेल ली थी क्या, जो क्योंकि चली तो अच्छी है, लेकिन हमारा नसीब की बात की ऑर्डर एक्टिव नहीं हुआ। जी एग्जैक्टली मार्केट नहीं आई वहां तक, मैं वैसे बताऊँ। अच्छा, वैसे जो अभी तक मुझे लग रहा है ना कि मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में ये होगा, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है मीटिंग के कमेंट्स के बाद। डेली के चार्ट को देखें तो बेरिश कैंडल ही क्लोज हुई है एग्जैक्टली। गो $50 इन बाइंग सर राइट नाउ। अच्छा, अगर अभी आए तो सेल कर सकते हैं, नहीं अभी कुछ भी ना करें तो बेहतर है ना। कुछ वैसे अगर सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी ना करें। अभी 15-25 मिनट रहते हैं इनके एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनना चाहें तो इनका फेडरल रिजर्व का चैनल है, उस पर जाके लाइव सुन सकते हैं। वैसे मैं भी यहाँ लाइव सुनाऊंगा आपको, कितने सुनेंगे। नहीं, गोल्ड बुलिश ही रहेगा। रिट्रेसमेंट देखें, कोई भी ट्रेंड हो उसमें रिट्रेसमेंट चाहिए होती है मार्केट को। डेली को एनालाइज करने के लिए आपको डेली का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, डेली क्या कर रहा है। 1990 से सेल लिया, होल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं आप इसको एसएल दे दें, कहाँ का जी। 90 से आपने सेल लिया है, यस। 93 92 का एसएल दे के होल्ड कर सकते हैं। जैन बट कह रहे हैं डेली का स्ट्रक्चर समझा दें। डेली का स्ट्रक्चर देखें, ये था डेली का स्ट्रक्चर बुलिश था। अब डेली का स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पे इसका चौक हुआ, चौक होने के बाद ये बुलिश हो गया। लेकिन जिस लेवल पे ठहरा है, इस लेवल पे आप देखें, इसने यहाँ पे पहले एक बार रिजेक्शन ली, दूसरी बार यहाँ इसने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया। उसके बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन ली। रिजेक्शन, इसी रिजेक्शन के दौरान जो है ना आपका 4 घंटे का यहाँ पे वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। 4 घंटे के स्ट्रक्चर शिफ्ट की बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन आना चाहिए, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो उसकी बेसिस पे हमारा डेली बाय सेल में था, यानी कि हम आज के दिन को सेल में देख रहे थे। इस वजह से हम इसको 92 94 के लेवल से सेल करना चाह रहे थे, 2000 के लेवल से। साथ बस ही कहें, गोल्ड थोड़ा ऊपर जा सकता है जी, थोड़ा बहुत तो ऊपर जा ही सकता है ना। आप 1984 86 के लेवल तक तो जा ही सकता है। लिमिट रखें या हटाएं? अभी तो हटा दें लिमिट, अब तो किसी काम की नहीं है लिमिट, पटेल। अब तो जो मैंने टीपी बताया था लिमिट के, वो भी हिट हो चुके हैं, लिमिट तो एक्टिव नहीं हुई, तो अब तो लिमिट किसी काम की नहीं है।
क्या गोल्ड 2000 तक जा सकता है? आई डोंट थिंक कि अभी ये 2000 तक जा सकता है। गोल्ड रिट्रेसमेंट ले ही नहीं रहा। रिट्रेसमेंट इसलिए नहीं लेगा, जंग के हालात है ना। हालात भी तो देखे ना। हालात अगर नॉर्मल हो तो रिट्रेसमेंट ले। क्या ये लिक्विडिटी लेने जा सकता है ऊपर की? कह रहे हैं ऊपर की लिक्विडिटी तो काफी ऊपर है। ऊपर की लिक्विडिटी तो आपके पास अब 2065-70 के लेवल्स पे है ना। अभी नीचे आ सकता है थोड़ा। एनएफपी पे। एनएफपी पे हाँ हो सकता है। अच्छा सर, क्या है, गुड क्वेश्चन सर, व्हाई रेट न्यूज कुड नॉट मूव गुड इनफ। अच्छा देखे ना, रेट न्यूज न्यूज कोई भी हो तब इम्पेक्ट करती है मार्केट को जब उसके प्रीवियस डेटा और कमिंग डेटा जो कि नया डेटा आता है उसके दरमियान कोई गैप हो, यानी कि डेटा या तो ग्रेटर आ जाए या लोअर आ जाए। अब अगर आप इस एफएमसी की न्यूज को फॉलो करें तो जब भी इंक्रीज होता था, रेट हाइक होता था, गोल्ड में बड़ी अच्छी मूवमेंट आती थी, 100 to 150 पिप्स की मूव आ जाती थी। और कोई भी डेटा हो, जब उसके प्रीवियस डेटा और जो अब डेटा आएगा, और यानी कि जो डेटा आता है उसमें अगर गैप होता है, लोअर या हायर डेटा आता है, तो उसमें मूव आती है। अब जो डेटा आ रहा है पिछले दो मीटिंग से, तो कोई गैप नहीं है डेटा में, यानी कि इंटरेस्ट रेट ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो मार्केट किस चीज़ को रिएक्ट करे? यानी कि रेट पॉज पे क्या रिएक्ट करे मार्केट? रेट तो वही है जो पिछले मंथ था, इस मंथ भी वही है, तो मार्केट को कुछ मिल ही नहीं रहा, किस चीज़ पे मार्केट रिएक्ट करे? अब जो रिएक्शन होगा वो मिलेगा आपको फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की कमेंट्स पे, कि वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है कि नहीं है, इन्फ्लेशन कब तक इन कंट्रोल हो जाएगी, रेट पॉज तो हो चुका है, रेट कट्स कब होंगे, या रेट कब तक यही रेट रह सकता है। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, ये हमें सुनना। What's the prediction for tomorrow for gold? Prediction for tomorrow, we will be waiting for the comments of Federal Reserve Chairman Powell. After that, we will decide what's the direction right now in gold. सर अगर ये ऊपर की लिक्विड लेने गया तो हाथ नहीं आना इसने पे, कोई बात नहीं सर। तो इस वजह से, क्योंकि अभी कोई मतलब कह लें कि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज ही नहीं होगा, मार्केट रिएक्ट करती है डेटा के ग्रेटर या लोअर होने में। तो डेटा तो वही है जो लास्ट मंथ था, अभी वही है, तो जब डेटा में चेंज नहीं आ रहा तो मार्केट किस चीज़ को रिएक्ट करे, इसलिए मार्केट रिएक्ट नहीं करी। ओके जी अब्दुल रशीद साहब। अभी देखें, सभी जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, हम तो रिटेलर्स हैं, जो भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो वेट कर रहा होता है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का। क्योंकि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी जो है, एक तो यूएस डॉलर को इम्पेक्ट करती है, स्टॉक्स को इम्पेक्ट करती है, आफ्टर दैट आप कह लें गोल्ड को इम्पेक्ट करती है, सिल्वर को इम्पेक्ट करती है, और खाली यूएसडी पे जो इम्पैक्ट आता है, यूएसडी खुद एक इतनी बड़ी करेंसी है, इसका फिर दूसरी करेंसीज पे इम्पैक्ट होता है, लाइक यो पाउंड, जापानीज येन, जो DXY है, बास्केट ऑफ द करेंसीज है ना। तो सब इसी इनके कमेंट्स के वेट कर रहे होते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं आगे अपनी इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी को कैसा देख रहे हैं, तो उसी चीज़ पे आएगा। नेस्डेक 100 बाय लिया है, 14 चार्जेस 14 अब कर दिया है, फिर टीपी 14 गया सर, कब तक जा सकता है? हितेश चौधरी, आई विल रिकमेंड के बुक योर प्रॉफिट्स इन नेस्डेक। Nasdaq is right now at 523 and you bought from 244. I will recommend के book your profits. ऐसे मौकों पे लालच मत किया करें, अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिया करें।
अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट ही नहीं हुई, 30 पे स्टार्ट होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11:30 पे। आई एम ऑब्लाइज सर, खुशी होती है आप लोगों से मिलकर, ऐसी कौन सी बात है। सर एफओएमसी के बाद मेजर इवेंट एनएफपी, एग्जैक्टली एफओएमसी के बाद एनएफपी है, जो कि वैसे भी एफओएमसी के बाद एनएफपी मेजर इवेंट है, बट इसी वीक में फ्राइडे को आपके एनएफपी की रिपोर्ट भी है, तो एक ही वीक में आ गए हैं। बाय और सेल नथिंग राइट नाउ, एज पर नाउ वी आर नॉट गोना ट्रेड राइट नाउ। कोई ट्रेड मिल जाएगी भाई, गेमिंग गैलेक्सी नो इस टाइम, अगर होगी तो इन केस अगर बन जाती तो मैं ट्रेड बता दूंगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग के मूड से नहीं आया इस टाइम। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह लाइव देखेंगे। सचिन वसाल वेयर यू फ्रॉम पाकिस्तान, सिटी मुल्तान। Asban, are you Indo? Okay, you are Indonesian. So, Asban, this is not the right time for trading. You should wait for the meeting and the comments of Powell, Federal Reserve Chairman. After that, we will decide what's the direction of the market, where the gold is heading, and we can trade that direction. सर 1989 चे बाय म्यू कल चे बाय क्लोज का दूना होल्ड करूँ 1989, 89 से आपने बाय लिया हुआ है, थोड़ा सा वेट करें शायद आपकी निकल जाए बाय। अच्छा सॉरी वी डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम, नथिंग, नो प्रॉब्लम जी, मैं वैसे भी इस टाइम जाग ही आता हूँ। मुल्तान का सोनलवा खाया है, क्या बात है सर, मैं सोने लगा, सुबह देख जाएगा जो भी होगा। जी जरूर जी, नींद से हुई आप सोएं, हम आपको सुबह बता देंगे, जो जो हुआ होगा हम आपको सुबह की वीडियो में बता देंगे, हम है ना। आप सोएं, नींद पूरी करें। जीत भाई हेलो, कैसे हैं आप। अच्छा क्या कह रहे हैं सर, आपके बहुत मदद कर रहे हैं सबकी, थैंक यू सचिन वसावी। लव यू टू जी कौन। अच्छा जीत भाई, अभी ये लगता है कि जो कमेंट्स है ना वो हॉकिश ही आएंगे, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी चेयरमैन फेडरल रिजर्व का जिसने एक साल लगाया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, सब कुछ मेहनत किया है, एक ही मीटिंग में वो ये नहीं कह सकता कि इंटरेस्ट रेट अब बस खत्म हो गया, अब हम इसको कट करेंगे, ये हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेहनत उन्होंने एक साल की है उसको उन्होंने बरकरार रखना है, उसके इम्पैक्ट्स वो लॉन्गर टर्म चाहते हैं, तो उसके लिए उनको हॉकिश आना पड़ेगा। हॉकिश का मतलब क्या है कि गोल्ड डाउन जाएगा। When we will see impact, we will see impact at in 13 minutes। 13 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होगी, मीटिंग स्टार्ट होते ही उनके कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स के बाद मार्केट पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा। सचिन अच्छा ओके, यू आर फ्रॉम इंडिया। ऑयल तो बेरिश है, गोल्ड भी बेरिश हो सकता है। मैं 11 बजे सो जाता हूँ, बट आपकी गपशप सुनने के लिए जागा, थैंक यू जी सनाउल्ला साहब, थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार है ये।
नोमान खान, गोल्ड बाय करें या सेल? अभी कुछ ना करें, अभी वेट करें। ये टाइम नहीं है ट्रेड करने का। हम तो जस्ट एनालिसिस के लिए बैठे हैं, न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ को क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट क्या मार्केट में हो सकता है, मार्केट को देखेंगे। ट्रेड करने का टाइम नहीं है ये। Spend nothing right now. Don't sell or buy. Just wait. I think you don't. The money you have in your account is not your own because you are so. I can say in hurry to sell or buy. Take care of your amount. Take care of your equity. इंटरेस्ट रेट पॉज तो हो गया है। पॉज तो लास्ट मीटिंग में भी हो गया था, लेकिन फिर भी गोल्ड बेरिश हो गया था। रीजन क्या था इसको समझा करें ना। खाली पॉज और हाइक मैटर नहीं करता, उनके कमेंट्स मैटर करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि डाउन जाने के कितने चांसेस हैं सर गेमर, वो कहाँ तक जा सकता है? जी मियाँ से, यस, आई एम हियर। मियाँ हासिब मोस्ट वेलकम, आप भी आ जाएं, ये कौन सी बात है। अच्छा, डाउन जाने के कितने चांसेस हैं? टू मी डाउन जाने के 80% चांसेस हैं, और कहाँ तक जा सकता है तो हम अभी देखें तो जो इमीडिएट लेवल्स हैं 1966 1960 तक के लेवल्स हैं, इमीडिएट लेवल्स तो ये हैं। और सेल कहाँ से कर सकते हैं कहीं अगर, तो वो हॉकिश रहते हैं। अभी देखें हॉकिश तो वो उनके डिफरेंट कमेंट्स आएंगे, कुछ हॉकिश होंगे कुछ डोविश होंगे, लेकिन मोस्टली वो हॉकिश ही आएंगे। तो टू मी के 1986 टू 1992 ये एरियाज हैं, यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो देखेंगे, खैर अगर कुछ बनेगा तो। Asban is saying that wait for 1995 for buy and 75 for sell. If we want to sell, we should sell from higher prices like 1985. If we want to buy, then we would buy from lower prices. I don't know why are you saying buy from 85 and sell from 75. ये 74 के बाद कह रहे हैं लो नहीं लगाया। अच्छा, अभी सब कह रहे हैं आप कॉपी ट्रेडिंग के बारे में नजरसानी कर रहे हैं। देखिए कॉपी ट्रेडिंग हो या फिर ग्रुप हो, बात तो एक ही है। अब कॉपी ट्रेडिंग भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है ना, मेरा मेन फोकस इस टाइम कोर्स पे है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बैच है और मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ उसमें, इसलिए मैं मेस नहीं करना चाह रहा कि मेस अपना हो जाए चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। मेरा मूड है फिलहाल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, कॉपी ट्रेडिंग आफ्टर दैट देखेंगे। सर कमेंट के बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा होगी? आई थिंक मार्केट बेरिश होगा। फेडरल स्वैप फेयर प्राइसिंग ऑफ एडिशनल रेट हाइक एट द जनवरी मीटिंग ब्रेकिंग मार्केट्स टू इट। ओके, मेरा अकाउंट हेजिंग में फंसा है। $1100 का अकाउंट है और 258 फ्री है। हेजिंग में आपकी ट्रेड्स कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लॉट्स लगी हुई हैं, ये तो बताए ना साथ साथ। 8 मिनट के बाद उनकी मीटिंग है। वालेकुम सलाम जी। ऑक्टाफिक्स गोल्ड एन एस जगह पे है ट्रेडिंग पॉइंट करता है। ओके, मैं ऑक्टाफिक्स को रिव्यू कर लूंगा। ऑयल देखना, ऑयल देखते हैं जी। ऑयल अच्छा चला गया। ऑयल ने मुझे नहीं ट्रेड दी, मैं इस लेवल से वेट कर रहा था यहाँ तक का, नहीं दी मुझे। खैर अभी ऑयल सेल में ही है।
अभी जीत वैचाल के लेटेस्ट हुआ की जो अपडेट है वो देखिए, गोल्ड ऊपर जा सकता है क्या? लेटेस्ट हुआ अपडेट क्या है? अच्छा, क्या crisis in Gaza as Israel warns of longer war with Israel? What's back on? Okay. नहीं, अभी कोई बाय सेल नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करनी है अभी। ये टाइम ही नहीं है ट्रेडिंग का। मेरा जब सेल बाय में फंसा, अकाउंट ही चला गया, अब इस नाम से डर लगता है। 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट से बाय कर रहे हैं। 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर देखें वो क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम सना। अच्छा सही ने सम मार्क पी डी आई ऑन हार्ट एफ एम। ओके, कल सेल में लॉस हो गया। ओके, 34 का। अच्छा, पी डी आई ऑन। इट इज योर प्रीमियम, इट इज योर डिस्काउंट पी डी आई। सर जिस पॉइंट पे मार्केट है वहीं से सेल होगी, कमेंट्स के बाद हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाए। अच्छा सर, अगर मीटिंग की ड्यूरान इन 1931 मिलता है तो अच्छी बाइंग हो सकती है, बिकॉज दे आर वीकली एंड आई 1935 31 आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आ जाए, लेकिन विदाउट एनी कंफर्मेशन कोई ट्रेड नहीं है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? DXY को नीचे आना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो? नहीं, लाजमी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो इसको नीचे आना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट तो लास्ट टाइम भी नहीं बढ़ा था, लेकिन DXY तो लास्ट टाइम से बुलिश चल रहा है ना। लास्ट मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा था। अच्छा, 2 मिनट रह गए हैं जी, आ जाएं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। आवाज आ रही है आप सबको इसकी?
अच्छा शेर इलियास के एंट्री बनी है 5 मिनट्स में, अभी कोई एंट्री ना लें, अभी वेट करें, कोई एंट्री नहीं बनी अभी, कोई कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ, कौन सी एंट्री बन रही है आप कह रहे हैं। तो क्या है, गोल्ड बहुत बार ऐसा करता है तो कि लिमिट लग गई है, लिमिट नहीं, लिमिट हटा दें, अच्छा कि एंट्री नहीं देता तो क्या करना चाहिए, तो उसमें करना ये चाहिए कि आपको अगर लिमिट नहीं देता तो लिमिट जहाँ पे आप देखें जहाँ से आपने सेल लेनी थी और जिस जगह पे गोल्ड ठहरा है उसमें कितने पिप्स का गैप है, आपका एरिज कैपिटेट आपको अलाउ करता है तो वहां से आप सेल ले लें, अदरवाइज ना लें। मैं वॉल्यूम ऑन कर, मुझे बताइएगा आपको आवाज आ रही है इसकी मीटिंग की कि नहीं। My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a strong pace and well above earlier expectations. In the third quarter, real GDP is estimated to have risen an outsized annual rate of 4.9%, boosted by a surge in consumer spending. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 266,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.8%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has rebounded to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 3.4% over the 12 months ending in September. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.7%. Inflation has moderated since the middle of last year, and readings over the summer were quite favorable. But a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. The process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of household
households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We are committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we are confident that inflation is on a path to that objective. We are attentive to recent data showing the resilience of economic growth and demand for labor. Evidence of growth persistently above potential, or that tightness in the labor market is no longer easing, could put further progress on inflation at risk and could warrant further tightening of monetary policy. Financial conditions have tightened significantly in recent months, driven by higher, longer-term bond yields, among other factors. Because persistent changes in financial conditions can have implications for the path of monetary policy, we monitor financial developments closely. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook and for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below potential growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Go to Howard Schneider with Reuters. Thank you, Chair Powell, for doing this. To what you referenced the rise in long-term bond yields, to what degree did that supplant action by the Fed at this meeting? Thanks for your question. So I'll talk about bond yields, but I want to take a second and just sort of set the broader context in which we're looking at that. So if you look at the situation, let's look at the economy first. Inflation has been coming down, but it's still running well above our 2% target. The labor market has been rebalancing, but it's still very tight by many measures. GDP growth has been strong, although many forecasters are forecasting, and they have been forecasting, that it will slow. As for the committee, we are committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And we're not confident yet that we have achieved such a stance. So that is the broader context into which the strong economy and all the things I said, that's the context in which we're looking at this question of rates. So obviously we're monitoring, we're attentive to the increase in longer term yields, and which have contributed to a tightening of broader financial conditions since the summer. As I mentioned, persistent changes in broader financial conditions can have implications for the path of monetary policy. In this case, the tighter financial conditions we're seeing from higher long-term rates, but also from
Other sources like the stronger dollar and lower equity prices could matter for future rate decisions as long as two conditions are satisfied. The first is that the tighter conditions would need to be persistent, and that is something that remains to be seen. But that's critical. If things are fluctuating back and forth, that's not what we're looking for. With financial conditions, we're looking for persistent changes that are material. The second thing is that the longer term rates that have moved up, they can't simply be a reflection of expected policy moves from us. That we would then, that if we didn't follow through on them, then the rates would come back down. So and I would say on that, it does not appear that an expectation of higher near-term policy rates is causing the increase in longer-term rates. So in the meantime, though, perhaps the most important thing is that these higher Treasury yields are showing through to higher borrowing costs for households and businesses, and those higher costs are going to weigh on economic activity to the extent this tightening persists. And the mind's eye goes to the 8%, near 8% mortgage rate, which could have pretty significant effect on housing. So that's how I would answer your question. Just as a quick follow-on to be clear on this, in your opening statement and just now, you seem to imply that you are not yet confident that financial conditions are restrictive enough to finish the fight. Is that true? Yes, that's exactly right. To say it a different way, we haven't made any decisions about future meetings. We have not made a determination, and we're not. I will say that we're not confident at this time that we've reached such a stance. We're not confident that we haven't. We're not confident that we have, and that is the way we're going to be going into these future meetings, is to be just determining the extent of any additional further policy tightening that may be appropriate to return inflation to 2% over time. देखें, अभी कोई रेट अप या डाउन की बात नहीं हुई। वो क्या है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया। हम अभी डेटा देख के डिसाइड करेंगे। इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, वो ये कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि if you don't cost of raise USD. interest rates in December, would the presumption be that at that point that we should expect that rates are at their peak, or is there a possibility of restarting rate increases next year? And are there any costs to taking a more extended pause? देखें, गोल्ड पे इम्पैक्ट भी डाउन जा रहा है ना। So let me start by saying we haven't made a decision about September. You're asking a hypothetical there, but we're going into the December meeting. We'll get, as you know, 2 more inflation readings, 2 more labor market readings, some data on economic activity, and so we'll be taking, and also the broader situation, the broader financial conditions situation, and the broader world situation. We'll be looking at all those things as we make a decision in December. We haven't made that decision. I would say, though, that the idea that the idea that you would be difficult to raise again after stopping for a meeting or two is just not right. I mean, the committee will always do what it thinks is appropriate at the time. And again, we haven't made any decisions at all about December. We didn't talk about making a decision in December today. Really, it was a decision for this meeting and understanding broader things. अच्छा, अभी तक वो ये कह रहे हैं कि रेट के हिसाब से कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ कि हमने आगे रेट बढ़ाना है या कम करना है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम ये अभी बात को गोल कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। बार बार वो ये कह रहे हैं जब इन्फ्लेशन हाई है तो आपको इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या इसको लॉन्गर टर्म के लिए हाई रखना पड़ेगा। तो दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड पॉजिटिव फॉर यूएसडी। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। Spring. What is it here on something that's presumably more straightforward and more familiar to simulate? So I guess I don't want to answer your question about the recession, but the answer is no. I think I have to answer it since we did publicly say in the minutes. You'll know anyway in the minutes. The staff did not put a recession back in. I mean, it would be hard to see how you would do that if you look at the activity we've seen recently, which is not really indicative of a recession in the near term. In terms of how to think about translation into rate hikes, I think it's just too early to be doing that. And the main reason is we just don't know how persistent this will be. You can see how volatile it is. Different kinds of news will affect the level of rates. And I think any kind of an estimate that was, precise would hang out there and have a great chance of looking wrong very quickly. So I think what we can say is that financial conditions have clearly tightened, and you can see that in the rates that consumers and households and businesses are paying now. And over time, that will have an effect. We just don't know how persistent it's going to be, and it's tough to try to translate that,
in a way that I'd be comfortable communicating into how many rate hikes that is. If I could follow up, I guess what makes you confident that what makes you confident that tighter financial conditions will slow above trend growth when 500 basis points of rate hikes, QT, and a minor banking crisis have not thus far? Well, I just that's you know, the way our policy works is, and sometimes it works with lags, of course, which can be long and variable. But ultimately, if you raise raise interest rates, you do see those effects, and you see those effects in the economy now. You see what's happening in the housing market. You're seeing that now. You'll see if you look at surveys of people, it's not a good time, they think, to buy durable goods of various kinds because rates are so high now. I mentioned again, we're getting reports from housing that the effects of this could be quite significant. But you're right. This has been a resilient economy. जी जी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से गोल्ड पे सेलिंग प्रेशर ही रहेगा. There are a number of possible reasons why that may be. Our job is to achieve maximum employment and price stability, and so we take the economy as it comes. It has been resilient, so we take it as it is. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. In terms of the thresholds that you've laid out of what could warrant further tightening, the additional evidence of persistently above trend growth or some kind of reversal in the recent easing of labor market tightness, that seems to suggest something more powerful than just one more quarter point rate hike would be necessary. And I'm just curious if that's how the committee sees it. So we've identified those factors. Those are not meant to be the only factors or a specific test that we're going to be applying with some metrics behind it. Really, we're going to be looking at the broader picture, and what's happening with our progress toward the 2% inflation goal. Is the labor market continuing to broadly cool off and achieve a better balance? We'll be looking at that. Growth. We look at growth insofar as it has implications for our two mandate goals. We look at that. And we look at broader financial conditions. So we'll be looking at all of those things as we reach a judgment, whether we need to further tighten policy. And if we do reach that judgment, then we will further tighten policy. नहीं अभी आप सेल बाय कुछ ना करें. Conditions, if that is having some kind of offsetting Just wait कर लें effect थोड़ा. in terms of the need to potentially again raise rates, what then is the 1995 पे नहीं एंजल लगाइयां भी नहीं आएगा. Could we see those maybe pulled forward or have to see more than what the September SEP indicated? So it's the fact is the committee is not thinking about rate cuts right now at all. We're not talking about rate cuts. We're still very focused on the first question, which is have we achieved a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time sustainably? That is the question we're focusing on. The next question, as you know, will be, for how long will we remain restrictive? Will policy remain restrictive? And what we said there is that we'll keep policy restrictive until we're confident that inflation is on a sustainable path down to 2%. That'll be the next question. But honestly, right now, we're really tightly focused on the first question. The question of rates cuts just doesn't come up because I think it's so important to get that first question, as close to right as you can. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, I guess I had assumed that there was a tightening bias in the committee. You say in the statement you're looking अच्छा to बजिंदर assess the कह डाउन appropriate कहाँ stance तक of जा सकता monetary है. policy, the extent to which you may need to hike additionally. You didn't say earlier that you were sufficiently restrictive. There were forecasts for 2 rate hikes among most members of the committee. But then you just said that सेल जा सकता है 64 we 60 तक. haven't made a determination. Would you say the bias right now is neutral, that there is no disposition to hike again, and that the committee largely has moved off of this forecast for 2 hikes? Sorry, 1 additional I hike think you're this talking year. about one additional. Yeah, No, I wouldn't say that at all. I would say, the language, looking at it here, in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation 2% over time. That's the question we're asking. So is it right to think of that as a hiking bias is still in the committee here? We haven't used that term, but it's fair to say that's the question we're asking is, should we hike more? It's not, and that is the question. And you're right that in September, we wrote down 1 additional rate hike, but, and we'll write down another forecast, as you know, in December. Chris. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press.
Well, since the last meeting, the auto workers strike has finished. Oil prices have leveled off. And yet, on the other hand, you have the outbreak of war between Israel and Hamas. How do you see all those factors taken together affecting the economy going forward? How are you thinking about those? So there are significant issues out there, as you point out. Global geopolitical tensions are certainly elevated, and that goes for the war in Ukraine. It goes for the war between Israel and Hamas. We're monitoring that. Our job is to monitor those things for their economic implications. So the UAW strike, as you point out, is appears to be coming to an end. Oil prices have flattened out. They haven't gone down, but I guess they've gone down a little bit from their earlier peak. Another one is the possibility of government shutdown. We don't know about that one. So there's plenty of risk out there. But I would go back to the bigger picture from our standpoint is we've got a very strong economy, strong labor market, making progress on the labor market, making progress on inflation. And we're very focused on getting confident that we have achieved a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive. That's really our focus. Great. And just one quick thing. You last month had gone to York, Pennsylvania, where you talked to last month, where you talked to a lot of small business owners. Just curious, what sentiments did you hear from them, or what did you picked up on, and was there anything that surprised you the most in terms of what they talked about? I wouldn't say I was terribly surprised. I was very impressed by York as a town with a real strategy, and I would say it's very impressive what the people there have put together in the face of some difficult longer run trends about offshoring of manufacturing and that kind of thing. They've done a great job as a city, I think. What you hear is consistent there, which is people are really suffering under high inflation. You were there. We talked to some people who were feeling that in their businesses, and other people who were feeling it in their home lives as well. It's painful for people, particularly people who don't have a lot of extra financial resources, who are spending most of their income on the essentials of life. So we know that wasn't new, but that did come through very clearly in the conversations we had in New York. And I walked away from that even, just thinking that we really the best thing we can do. अच्छा जी, सिंपल इज दैट कि वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, अभी तक रेट हाइक के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ, रेट हाइक की बात नहीं करना चाहे। उनसे 2-3 क्वेश्चंस हुए हैं, उन्होंने नहीं बोला कि रेट हाइक होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि रेट हाइक का एक रूम मौजूद है, रेट हाइक हो सकता है 2024 में हो, दिसंबर की मीटिंग में हो, कभी भी हो। तो इसी वजह से आप देखेंगे गोल्ड पे प्रेशर आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन जितनी हाई होगी इसका मतलब क्या है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ेगी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि रेट हाइक करना पड़ेगा, जिनके गोल्ड अभी बेरिश प्रेशर में रह सकता है। Inevitable that kind of pain would be, say, for the labor market or overall growth? Well, I think everyone has been very gratified to see that we've been able to achieve, pretty significant progress on inflation without seeing the kind of increase in unemployment that has been very typical of rate hiking cycles like this one. So that's a historically unusual and very welcome result. And the same is true of growth. We've been saying that we need to see below potential growth, and growth has been strong, but yet we're still seeing this. I still believe, and my colleagues, for the most part, I think still believe that it is likely to be true. It is still likely to be true, not a certainty, but likely that we will need to see some slower growth and some softening in the labor market conditions to get to fully restore price stability. So, but it's only a good thing that we haven't seen, and I think we know why. Since we lifted off, we have understood that there are really two processes at work here. One of which is the unwinding of the distortions to both supply and demand from the pandemic and the response to the pandemic, and the other is restrictive monetary policy, which is moderating demand and giving the supply side time to recover, time and space to recover. So सही you see मैन those साहब, two फिर forces गोल्ड now बेरिश है, working अभी together तक सेल to बाय bring से down अवॉइड करें inflation. अभी। But it's that first one can bring down inflation without the need for higher unemployment or slower growth. It's supply side improvements like
shortages and bottlenecks and that kind of thing going away. It's getting, a significant increase in the size of the labor market now, both from labor force participation and from immigration. That's a big supply side, gain that is really helping the economy. And it's part of why GDP is so high, is because we're getting that supply. So we welcome that. But I think those things will run their course, and we're probably still going to be left, we think, and I think, we'll still be left with some ground to cover to get back to full price stability. And that's where monetary policy and what we do with demand is still going to be important. Against that backdrop, if you've gotten any clarity on lags, if you have an economy that's been so resilient to high rate increases, does that suggest to you that there isn't necessarily this huge wave of tightening that's still coming through the pipeline and that it may have already come into effect? I continue to think it's very hard to say. So it's been 1 year at this meeting. 1 year ago, this was the fourth of our 75 basis points hikes. So that's a full year since then. I think we are seeing the effects of all the hiking we did last year, and this year we're seeing it. It's very hard to know exactly what that might be. But you can, for example, an example of where you wouldn't have felt this yet is debt that had been termed out, but it's going to come due and have to get rolled over next year or the year after. So, and there are little things like that where the effects are just taking time to get into the economy. So I think we have to make monetary policy under great uncertainty about how long the lags are. I think trying to get a clear answer and say, I'm just going to assume this, is really not a good way to do it. And this is one of the reasons why we have slowed the process down this year, was to give monetary policy time to get into the economy. And it takes time, we know that, and you can't rush it. So slowing down is giving us, I think, a better sense of how much more we need to do if we need to do more. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. I'm trying to connect the dots here. One quick clarification I want to ask about Rachel's question is, you said you need slower growth. You had always said before a period of lower than trend growth. Has that changed? And two, it sounds to me like you're basically saying here that the dot plots out the window, that every meeting is live with the possibility of a rate increase for right now. It doesn't matter about the turn of the year, and that there's not an objective way to determine whether or not you've got enough tightening in the system. It's just going to be a subjective judgment meeting by meeting. Well, so let's talk about the dot plot first. So the dot plot is a picture in time of what the people on the committee thinks is likely to be appropriate monetary policy in light of their own personal economic forecast. In principle, when things change, Don't buy or sell that's right not now. like a Just plan wait. that anybody's agreed to or that we will do. Okay, That's a Safarnama forecast Bayali that is would saying change, that for example. his buy Many stuck at things could change that 1985. would cause people to say, Your buy stuck at 1985, 85. You should close it near 80, 82 levels if it comes up. between that meeting and the next meeting. But nonetheless, it's out there, and we do personally update our forecast, but we don't formally update the dot plot. So, I think we try to be as transparent as we can about the way we're thinking. अच्छा जी, ओवरऑल गोल्ड की बात करें तो मीटिंग तो चलती रहेगी. गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 15 मिनट में इस टाइम चौक भी कर चुका है. ठीक है ना जी. अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है? 15 मिनट में तो चौक कर चुका है, 5 मिनट में भी चौक कर चुका है. अभी इमीडिएट लेवल क्या इमीडिएटली, वैसे मैं सेल बाय रिकमेंड नहीं करा, यहाँ कहीं से डाउन जा सकता है, बट अभी जो कमेंट्स आएंगे उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो कमेंट्स थे वो हॉकिश ही हैं. हॉकिश इस तरह से हैं कि वो क्या है, इन्फ्लेशन 2% के गोल से काफ़ी ऊपर है और अभी ये डाउन जाती हुई नहीं दिखाई दे रही. इकॉनमी एक अच्छी पेस से ग्रो कर रही है. इकॉनमी जब ग्रो करती है इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन साथ लाती है. तो इकॉनमी को भी स्लो डाउन करना है, इन्फ्लेशन को भी स्लो डाउन करना है, तो उसको करेंगे किस चीज़ से? उसको करना तो रेट हाइक से है, या फिर रेट्स हमें लंबे अरसे के लिए ज़्यादा रखने पड़ेंगे, या फिर हमें हाइक करना पड़ेगा. बट वो अभी तक क्लेरिफाई नहीं करे, क्योंकि रेट हाइक्स उनको भी हर्ट करें उनकी इकॉनमी को. तो अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने रेट हाइक्स के बारे में डिसाइड नहीं किया. बट एक क्वेश्चन आया कि आप क्या एक सिंपल अगर 2 अल्फाज में बताएं कि रेट हाइक के बारे में क्या सोचते हैं, अभी हाइक का हो सकता है या नहीं. उन्होंने कहा अभी तक कट के बारे में तो हमने सोचा नहीं है, हाइक हो सकता है एक. तो हाइक इज नेगेटिव फॉर गोल्ड. गोल्ड डाउन जा सकता है, 15 मिनट में चौक भी कर चुका है. वैसे स्ट्रक्चरली देखें तो चौक होने के बाद इसे थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए होगी.
और 1 घंटे के चार्ट को देखें तो यस, कल के दिन इसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके आपको यहाँ पे दोबारा से वही 94 2000 के लेवल से सेल दे सकता है, लेकिन अभी देखें ना क्लोजिंग आज कहाँ देता है। अभी अगर ये यहीं से डाउन चला जाए तो फिर हमें ये ऊपर के लेवल से देखना पड़ेगा। तो आज के दिन की देखते हैं ना क्लोजिंग इसकी कहाँ पे आती है। अभी का इमीडिएट लेवल्स देखें तो इमीडिएट लेवल्स आपके पास 1982 है, 82 के नीचे नीचे यहाँ पे डाउन रह सकता है और 1963 तक के लेवल्स की तरफ जा सकता है। पास कोई कंफर्म जोन है प्लीज, लॉस हुआ है आज बहुत। देखें आपको कहा था कि इस टाइम अपने ट्रेड्स को होल्ड मत करें, और अभी जो है आप लॉस हुआ है तो गलत किया ना। आई होल्ड 15 मिनट चौक। अभी इमीडिएट लेवल्स आपके पास ये 82 है। 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पे आउट ऑफ ब्लॉक भी है एग्जैक्टली। तो ये इस तरह से कुछ डाउन आ सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं कमेंट्स में। कमेंट्स तो उनके बेश ही हैं गोल्ड के लिए। We'll think 1 or 2 additional hikes, so you're close to the end of the cycle. That was an impression as of a belief as of September. It's not a promise or a plan of the future. And so we're going into these meetings one by one. We're looking at the data. As I mentioned, we're also, we're being careful. We're proceeding carefully because we can proceed carefully at this time. Monetary policy is restrictive. We see its effects, particularly in interest-sensitive spending and other channels. So that's how. Any consideration to the pace of your asset runoff program? And if there were a judgment that the higher term premium was endangering the dual mandate goals, would that be reason to think about slowing or suspending QT, or should we think of that as more of a technical question around reserves? So committee is not considering changing the pace of balance sheet runoff. It's not something we're talking about or considering. And I know there are many candidate explanations for why rates have been going up. And QT is certainly on that list. It may be playing a relatively small effect, although I would say at $3.3 trillion in reserves, it's not, I think it's hard to make a case that reserves are even close to scarce at this point. So that's not something that we're looking at right now. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the Basel III endgame capital proposal. You've gotten a lot of pushback from people on different aspects of the proposal, and you yourself expressed some reservations. And I'm just curious, could you accept finalizing that proposal without significant changes? So that proposal is out for comment, and we expect a lot of comment. We won't get those comments until the end of, well into next year. We've extended the deadline, and we'll take them seriously. We'll read them. Well, I'll say what I do expect is that we will come to we're a consensus-driven organization. We'll come to a package that has broad support on the board. So does broad support mean more support than the proposal had? It means broad support. Janelle Marte with Bloomberg. So in addition to persistence, when you look at long-term treasury yields, what else are you watching to evaluate how those tighter financial conditions are hitting the economy, and if it will lessen the need for further tightening? Also, do you think that those higher yields could affect banking stress? So what do we look at? We look at a very wide range of financial conditions. And in fact, as you'll know, different organizations publish different financial conditions indexes, which can have 7 or 8 variables, or they can have 100 variables. So there's a very rich environment, and we tend to look at a few of them. I'm not going to give you the names, but they're the few of the common ones that people look at. And so they're looking at things like the level of the dollar, the level of equity prices, the level of rates, the credit spreads. Sometimes they're pulling in credit availability and things like that. So it isn't any one thing. We would never look at, for example, long-term treasury rates in isolation, nor will we ignore them. But we would look at them as part of a broader picture. And they do play a role, of course, in many of the major standard financial condition indexes. Your second question was On the banking
Banking stress. So it's something we're watching. As you know, we did have there were issues with interest rate risk and also funding uninsured deposits in the March, the things we went through in March and thereafter. And so we've been working a lot with financial institutions to make sure that they have good funding plans and and that they have a plan for how to deal with the kind of portfolio unrealized losses that they have. We do think the banking system is quite resilient. We had a handful of bank failures, but so that's what we're out there doing, and we don't have any reason to think that these rate hikes are materially changing that picture, which is one of a strong banking system and one where there's a strong focus by banks and by supervisors on liquidity, on funding, and those sorts of things. Thanks, Mr. Chairman. Scott Horsley from NPR. Last week, you and your colleagues put forward a proposal to lower the cap on debit card swipe fees for comment. Could you just talk a little about the considerations there, what it would mean for merchants, for banks, for consumers, and also just what y'all are seeing in terms of the use of both debit and credit cards in the payment system? So you're right. We put a proposal out for comment is what we did. And, this is a job that Congress assigned us, as you of course know, in Dodd-Frank, and all we can really अच्छा जी, क्या चल रहा है? सलाम, why does it show 1983 में चार्ट? मेरे चार्ट पे 1983 1976 ही है इस टाइम। बस मीटिंग में जो था वो चल रहा था, वो यही बातें हैं कि इन्फ्लेशन हाई है, अभी तक इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ, डेटा देख के डिसाइड करेंगे। तो बात ये है कि लंबे अरसे के लिए इंटरेस्ट रेट हाई रह सकता है, तो गोल्ड में क्या हो सकता है हम इसको देख लेते हैं। गोल्ड का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से डाउन मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है। एंड अगेन कल का दिन भी हम इसमें डाउन है मूवमेंट ही देख सकते हैं। आई थिंक सो कि इसको डाउन, क्योंकि 15 मिनट में चौक भी हो चुका है, तो ये डाउन ही रह सकता है। और अभी के लिए इमीडिएट लेवल मैंने आपको बताया यही है 1982.5, इसके नीचे नीचे ये यहाँ से डाउन जा सकता है, मजीद डाउन 1965-63 के लेवल की तरफ। वो बाकी डेली की क्लोजिंग मैटर करेगी। और उसके बाद चलते हैं हम इसमें सिल्वर में। सिल्वर भी सपोर्ट लेगा, सिल्वर को, एंड क्रूड ऑयल इज बेरिश। अच्छा, नैस्डैक जो है हमारे लेवल्स की तरफ आ गया है जहाँ पे हम इसको सेल करना चाह रहे थे। अब देखें ना, लॉन्गर रेट्स यानी कि हायर रेट्स फॉर द लॉन्गर जो है वो नैस्डैक के लिए भी एक कह लें कि सरदर्द है, क्योंकि अगर रेट्स हाई रहते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम तो नैस्डैक यानी कि स्टॉक्स डाउन जा सकते हैं। तो इन लेवल पे स्टॉक्स को हम देख सकते हैं डाउन, अगर हमें कंफर्मेशन होती है। तो कंफर्मेशन क्या होगी? 5 मिनट 15 मिनट का चौक। पाउंड यूएसडी अभी बुलिश मूव कर रहा है, जो यूएसडी भी बुलिश मूव कर रहा है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स कैन रीड्स तो अभी पॉजिटिव ही है। डॉलर इंडेक्स जब तक 106.8 के नीचे नीचे है तो ये यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट ले सकता है। खैर ट्रेडिंग का टाइम तो नहीं है ये, ना ही हमने इस टाइम ट्रेड करना है, बस वैसे ही उस मीटिंग को सुनना था। अब इस मीटिंग में सुनने की बातें यही होती हैं कि इन्फ्लेशन के बारे में वो क्या सोचे हैं और नेक्स्ट रेट हाइक्स के बारे में उनका क्या डिसीजन है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। यूएस हंड्रेड है इस टाइम आप लाइव जी, हम फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच सुनने आए थे। यूएसडी जेपीवाई विल बी बुलिश, आई थिंक सो, लेट मी चेक। USD JPY can go bullish again from 149.5 to 149.4, ये लेवल से यहाँ से अगेन बाय जा सकता है। वो लिमिट तो वैलिड नहीं है, उसके तो टीपी हिट हो चुके हैं। जो लेवल्स मैंने बताए थे वो एक्टिव नहीं हुई, बट उसके टीपी वगैरह का मकसद कहने का है वो जब डाउन अपने लेवल्स को हिट कर गई तो वो लिमिट किसी काम की नहीं है। आप नहीं, स्पीच अभी फिनिश नहीं हुई, भी चल रही है। आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Resilient. Of course, part of the resilience of the past year stems from the bank term funding program that you launched in March. सेल में जा सकते हैं Given that bond 1963 prices have not 65 recovered, के that लेवल्स तक। unrealized losses are probably mounting. How likely is it that you might have to extend that program in March next year? Good question. We haven't really been thinking about that yet. It's November 1, and that's a decision we'll be making in the first quarter of next year. Okay. Sorry.
quick separate question about inflation expectations. The Michigan sentiment survey showed a big jump in 1 year ahead inflation expectations last month from 3.2 to 4.2. Last year, you said that particular survey was a really decisive factor in one of your rate hike decisions. If it stays elevated next time around, how big of an input will that be into your December thinking? Yeah, we look at a range of things. I think the thing got blown out of proportion a little bit. It was actually a preliminary estimate that got revised away, and I said it was preliminary in that, but that didn't get picked up. So we look at many things, and so really look across the broad array of surveys and also market-based estimates, and we do that really carefully at every meeting and between meetings. And it's just clear that inflation expectations are in a good place. The public does believe that inflation will get back down to 2% over time, and it will. They're right. So, and there's no real crack in that armor. You can always find one reading that is a little bit out of whack, but honestly, the bulk of them are just very clear that the public believes that inflation will come down, and that's, of course, we believe that's critical in winning the battle. Hi, Chair Powell. Megan Casella with Barron's. Thanks for taking our questions. I wanted to see if you could talk about the neutral rate. You mentioned today that you're still debating whether rates are sufficiently restrictive, and you've recently said that evidence is suggesting policy is not too tight right now. So I was curious if you could elaborate on that at all and whether that means the neutral rate, in your view, has risen. Yeah. So first thing to say is that it's very important. It's a very important variable in the way we think about monetary policy, but you can't identify it with any precision in real time. And we know that. So you have to just take that. You have to take your estimate of it with a grain of salt. देखें, अभी कोई सेल बाय नहीं करना सर। यूके सेशन की ट्रेड को बता देते हो। अच्छा, अभी कोई सेल बाय नहीं करना, अभी वेट करें, कुछ नहीं है, ट्रेड का टाइम नहीं है अभी। Or pressure on economic activity, hiring, and inflation. So we do talk about this. There's not any debate or attempt to sort of agree as a group on whether our star has moved or not. Some people think it has. Some people haven't said that don't think it has. Ultimately, it's unknowable. And so really, again, what we're focused on is looking at the data and giving ourselves a little more time now to look carefully at the data by being careful in our moves. Does it feel like monetary policy is restrictive enough to bring inflation down to 2% over time? That's the question we're asking ourselves. I think years from now, economists will be revising their estimates of R star as it existed on November 1, 2023. We can't really wait for that in making policy. We have to look. We have to have those models and look at them and think about them. But ultimately, we've got to look at the effects that policy is having, accounting for the lags, which makes it difficult. If I could follow up on a wages point earlier, you talked about the inflation outlook, but I'm curious if you have any concerns whether wage inflation at its current level could risk pushing up overall inflation or reacceleration. So if you look at the broad range of wages, they have wage increases have really come down significantly over the course of the last 18 months to a level where they're substantially closer to, well, that would be consistent with 2% inflation over time, making standard assumptions about productivity over time. So it's much closer than it was. And that's true of the ECI, which is the one that we got this week. It's true of average hourly earnings and compensation per hour too. So, and all of them are kind of saying that, which is great. And you have to look at a group of them because any one of them can be idiosyncratic in any given reading. So that's what you see. And so what you saw with the ECI reading was, if you look back अच्छा जी, तुक्का ट्रेड की 1970s से कह रहे हैं कि अच्छा कहाँ चली गई स्क्रीन। ओके जी, क्या कह रहे हैं कि तुक्का ट्रेड की है 1970 से बाय। ओके, अच्छा
There is a problem with your chart. No problem with my chart. Chart is going okay. गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट। अच्छा जी, कुछ नहीं है इसमें अभी के लिए, बस वही है कि अभी तक उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। अगर वो क्लैरिटी दे दे कि नेक्स्ट डे रेट हाइक होगा या कब तक होगा, तो शायद बहुत लंबी डाउन मूवमेंट आ जाती। तो मिक्स्ड अप स्पीच थी उनकी। एक तो उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन हाई है, बस वो इन्फ्लेशन 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 करना होते हैं। उन्होंने अपने रेट हाइक्स के बारे में कोई पॉलिसी प्रॉपर बताई नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं अभी तक। शायद वो कह रहे हैं कि हम डेटा को देख के डिसाइड करेंगे। इस वजह से कोई क्लियर स्टांस नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट में भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। टेक्निकली हमारे अगर हम लेवल्स की बात करें, चौक हो चुका है 15 मिनट में। नेक्स्ट चौक से पहले का ये पुल बैक है, ये इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट मार्केट क्लियर करे। कल के दिन हम इसको 1990 या फिर 2000 के लेवल से हम इसमें सेल देखेंगे, अगर हमें कल के दिन इन लेवल्स पे मिलता है। बाकी है कि अभी कोई इसमें कोई मूव आ जाती है तो फिर वो क्लोजिंग के बाद ही हम इसमें डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट इसमें क्या करना है। इस टाइम कोई जब तक स्पीच चल रही है कोई ट्रेड फिजिबल नहीं है। किसी भी साइड पे मूवमेंट हो सकती है अप डाउन, क्योंकि जैसे ही कोई हॉकिश कमेंट आता है तो मार्केट डाउन चली जाती है, कोई डोविश कमेंट आता है तो मार्केट अप चली जाती है। तो मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू हिज कमेंट्स, नथिंग एल्स। हाँ सर, बहुत सी बातें छुपा जाते हैं जी। बिल्कुल, वो बातें जो है ना, उनको उनको उनकी बातों पे देखिए ना, बेस्ड करती है इकोनॉमी स्ट्रेंथ उनकी का डॉलर की। तो बातें उनको सोच समझ के करना पड़ती हैं। बहुत सी बातों को जवाब गोल-मोल कर जाते हैं, सीधा जवाब नहीं देते। क्योंकि जो हायर रेट्स जो हैं इन्फ्लेशन को डाउन करने में तो हेल्प कर रहे हैं, बट इकोनॉमी को भी हर्ट कर रहे हैं। अब क्या ज़ोन है बॉस, अभी के लिए कुछ नहीं है। सो कल की क्लोजिंग देख के उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। टू मी अभी 15 मिनट का चौक हुआ है। वो चौक के बाद जो आपके सेलिंग लेवल्स बनते हैं वो वही फर्स्ट तो ये आपका इंड्यूसमेंट है। आफ्टर दैट ये भी इंड्यूसमेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपके वही लेवल देन 2094 वही लेवल है, वहाँ से फिर डाउन आ सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ कहीं पे कोई ट्रेड करनी भी है 1982 के नीचे नीचे रिजेक्शन लेते हैं तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ये लाजमी ट्रेड किया, अदरवाइज ऐसे ब्लाइंडली एंटर ना हो किसी चीज़ में। सर ये इंटरेस्ट रेट पहले ही बहुत हाई कर चुके हैं। एग्जैक्टली अब वो हाई कर चुके हैं और मजीद हाई करना नहीं चाह रहे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट को हाई रखना चाह रहे हैं लंबे अरसे के लिए, जो कि वो अभी अभी उन्होंने ये चीज़ भी नहीं बताई। चलें जी, आई मीन बाय फ्रॉम 1773 टीपी 73 से आप बाय में हैं। अगर 82 के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 या 5 मिनट्स की, देन यू कैन होल्ड इट टिल और 1988 और 90, अदरवाइज 1982 के आसपास क्लोज कर दीजिएगा। 86 से बाय है। 82 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपकी 86 की बाइज निकले हो जाएगी। 82 अभी तक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। कैन ये जो बॉन्ड यील्ड गोइंग डाउन बट क्लोजिंग मैटर करेगी। ये देखें अभी डाउन तो जा रहा है, इसका लो तो यहाँ पे ये अभी डाउन, ये एक रिट्रेसमेंट है, डाउन आ सकता है अभी ये यहाँ पे भी आ सकता है, बट मेजर ट्रेंड इसका बुलिश ही है तो ये ऊपर ही जाएगा। सर मैंने बाय किया है 1990 और लॉस चल रहा है, रिकवर हो जाएगा क्या? उम्मीद है कि आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ओके जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह सुबह फिर लाइव में मिलते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। सर जी हाई और लोज कैसे कंफर्म होते हैं, ये सुबह के वीडियोस में इंशाल्लाह सुबह के लाइव स्ट्रीम में, कल के लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। सर आपने लेवल कौन से बताए हैं? अभी के लिए तो कुछ नहीं है। अभी के लिए ये है कि 15 मिनट का चौक हुआ है, आप इसका वेट करेंगे ये ऊपर जाए। आपको 94 से 2000 के अगेन उन्हीं लेवल्स में आपको सेल दे तो वहाँ से आपने सेल करना है, क्योंकि ये जो है ये इंड्यूसमेंट लेवल्स हैं, ये भी इंड्यूसमेंट्स हैं, ये भी इंड्यूसमेंट्स हैं 15 मिनट के चौक के बाद। तो इंड्यूसमेंट्स क्लियर होने के बाद ही आपको इसमें सेल मिलेगी। थैंक यू जी, गुड नाइट सर। M5 फिर चौक हो गया, M5 फिर चौक क्या अभी चौक हुआ M5 का, पहले नहीं हुआ था। M5 का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 1971.9 पे था, वहाँ पे चौक हुआ है सेल की तरफ। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मीटिंग को सुन के, एंजॉय किया। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।